हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपको पता है आपका मेधावी की परीक्षा होने जा रही है। जिन बच्चों ने उसके लिए सेलेक्ट किया गया है उसको मेधावी परीक्षा के लिए, तो उनका एग्ज़ाम या तो फ़ैब के एंड में होगा या फिर मार्च की स्टार्टिंग में होगा। जैसे ही आपकी डेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। आपको पता है आपका थोड़ा सा पैटर्न जो है इसका चेंज हो गया है, तो चेंज होने के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या आएगा, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आपके अब केवल 60 क्वेश्चंस आएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इसको देखने के बाद देख लेना। तो चलिए, इसमें मैं आपको करवाऊँगी इसका सैम्पल पेपर कि किस तरीके का आपका पेपर आएगा। तो पहला जो पार्ट होगा बेटे, सेक्शन ए जो होगा वो होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी कि मात्रात्मक योग्यता। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों बताती चलूंगी मैं आपको। ठीक है, पहले वाले में क्या करना बेटे, 19 मीटर 9 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, 19 मीटर और 9 सेंटीमीटर इस पूरे के पूरे को क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। आप बताओ मुझे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो आप 19 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से कर दोगे, तो कितना आ गया 1900। और इसमें कितना ऐड करना है, 9 और ऐड करना, तो 1900 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको दोबारा से मीटर में चेंज करेंगे तो 1909, और इसको मीटर में करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जितनी जीरो होती हैं उतने ही उसके बाद हम क्या कर देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो कितनी जीरो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ के इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो कौन सा हुआ बेटे, देखो इन ऑप्शंस में ये वाला, समझ में आया, गुड। अब अगले पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर ऑफ द ईयर 2023 द नंबर ऑफ मंथ्स विद 30 और लेस देन 30 डेज विल बी। इसमें पूछा गया बेटे कि 2023 का जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसके अनुसार कितने महीनों की संख्या है जिसमें या तो 30 डेज है या 30 से कम है। तो बेटे ऐसे आप काउंट कर लेना। कैसे काउंट करोगे, जैसे जैन में कितने होते हैं 31, फैब में कितने डेज होते हैं 28 या फिर 29, तो 2023 में तो 28 ही थे। तो इस तरीके से जिन जिन मंथ में 30 या फिर 28 डेज हैं तो उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या बेटे 5 है। ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिनकी 31 है उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई 7 हो गई। इस तरीके से आपसे कैसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है, आपसे घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, वहां पे आप काउंट कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए किस मंथ में कितने दिन होते हैं। नेक्स्ट वन, मैं दोनों मीडियम में साथ साथ कराती चलूंगी। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो इसमें क्या दिया बेटे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये देखो 6 अंकों की छोटी संख्या। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितना है उसमें से 1 माइनस करो, उस 1 को यहाँ लिखो और जितना बच गया, जैसे इसमें से 1 माइनस किया तो कितना बचा 5 बचा, तो उतनी ही 0 लगा दो। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 4 टाइम 9 हो गए, ग्रेटेस्ट नंबर यही हुआ। तो अंतर पूछा है, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि ये भी मैं सॉल्व करके दूं, तो यहाँ पे इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस आपको आता है अगर आप मेधावी का एग्जाम देने जा रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, कौन सी आकृति यानी कि इनमें से कौन सी फिगर है, इन विच फिगर रिप्रेजेंट शेडेड एरिया 1/5। अब आपने क्या करना है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप देखते ही खुद निकाल लेंगे, नहीं आता तो गिनिए। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने दे रखे, 10 दे रखे। कितने शेडेड हैं, 5 शेडेड हैं और 10 अनशेडेड हैं। तो क्या करेंगे आप इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये तो 1/2 हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। अगला कैसे है हमारा, अगले में क्या बेटे, टोटल कितने पार्ट हैं 6, शेडेड कितने हैं 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी नहीं हुआ। जितना कटता काट दो। अब अगले में देखो 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, टोटल पार्ट कितने हैं 10, शेडेड कितने हैं 2, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये हमारा आंसर मिल गया। वहां पे यहाँ मत निकालना बेटे, वहां पे यहाँ मत निकालना, आपको रफ पेज दिया गया है, देखो रफ काम के लिए नीचे पेज दिया गया, केवल वही निकालना। यहाँ निकालोगे तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, और आपने टिक लगा देना ऐसे।
और मान लो आपको ये आता था, आपने इसमें गलती से टिक लगा दिया, तो बेटे वहां पे काटने का कोई ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया तो एक बार में गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन है बच्चा, मोहन अर्न्स 650 एवरी डे एंड पुट्स 175 इन हिज ब्रदर्स पिगी बैंक। मोहन जो है रोजाना कितने रुपए कमाता है? 650 रुपए कमाता है और प्रतिदिन अपने भाई के गुल्लक में 175 175 रुपए डालता है। गुल्लक में कितने दिनों में 2975 2975 हो जाएंगे? तो इसके लिए हमने क्या करना बेटे, जब भी हमें ऐसे दे रखा हो कि रोजाना इतने डालता है, इतने कितने दिनों में हो जाएंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2975 को किससे डिवाइड कर देंगे? 175 से। तो देखो इसमें कोई ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, 1 पे चलेगा। कितना आया? 175 एज इट इज लिख दिया, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, उतार लिया 5। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा 2 पे तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका 2 पे चलेगा तो ये वाला आएगा नहीं, तो यहाँ से ये तो ऑप्शन गया आपका। और यहाँ पे पहली बार 1 से चला, ये भी चला गया। तो आपने यहाँ से हिट एंड ट्रायल का वो देखना है, पहले 7 से करके देख लो, अगर ये वाला आंसर आ जाता है बेटर है, नहीं आता है तो फिर 9 से कर लेना। तो यहाँ पे किस पे चले गए? 7 पे जब चलाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 17। आप काट के देख लेना, ये मैं ट्रायल करके मतलब इस तरीके से आप वहां पे ट्रायल करके देख सकते हो कि ऐसे से निकालना है। टाइम कम होता है बेटे, पूरा पूरा निकालोगे हमारे पास नहीं होगा, हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अपना आंसर निकालना पड़ेगा। समझ आई बात? अब अगले पे देखो, अगला बच्चे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फ्लोर इज 62 मीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज 14 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लोर। इन्होंने क्या किया बेटे, हमें एक आयताकार इसी तरीके का होता है, एक आयताकार दिया है, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा कि इस फर्श का परिमाप पता है ना आपको, इन सबकी भुजाओं का जो जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, यानी कि पेरीमीटर कहते हैं। यदि फर्श की चौड़ाई, यानी कि ये जो चौड़ाई है इसकी ब्रेथ है जो, ये 14 मीटर दे दी हमें, ठीक है, और फर्श की लंबाई बताओ, लेंथ बताओ, और इन्होंने हमें इन चारों भुजाओं का जोड़ भी दे दिया है। तो हमने इसकी क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो हमें इसका पहले तो परिमाप का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? 2 × L प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है इन्होंने हमें? 62 दिया हुआ है, 62 मीटर, ठीक है। अभी जहां पे जो दे रखा वही लिखते हैं। 2 लेंथ दी हुई है हमें, नहीं दी हुई, तो लेंथ की जगह L का L रख देते हैं। ब्रेथ दी हुई है बेटे, हाँ जी दी हुई है 14 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा? 62। अभी मैं कुछ नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ पे पूरा मीटर वगैरह लिखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, वहां पे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो 2 के इससे मल्टीप्लाई की मैंने 12, प्लस में 14 किससे की? 14 2 ज़ा 28, वेरी गुड। अब यहाँ आ गया 62 आ गया। अब बेटे देखो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। अब ये इधर चला गया, जो है 2L किसके बराबर हो गया? 62 में यहाँ पे अगर गया तो ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया। तो कितना बचा? यहाँ पे बच गया 2L जो है, यहाँ पे बच गया, इसमें से माइनस किया तो 34 बचा। तो यहाँ पे केवल L की वैल्यू निकालेंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 17। तो आंसर आ गया आपका 17 मीटर। आपने इस बॉक्स में करना है, यहाँ नहीं करना है, इसी बॉक्स में आपने टिक लगाना है। अब आगे से मैं भी इसी बॉक्स में लगाऊंगी ताकि आपको भी हैबिट हो जाए। इनको घर पे सॉल्व करना है देखने के बाद, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, त्रिभुज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्राइंगल इज रॉन्ग। रॉन्ग पूछी हमसे, ये इस चीज को जरूर पढ़ना बेटा, ठीक है। त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। देखो भी मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, ठीक है, बना दिया मैंने। एक ट्राइंगल जो होता है उसकी 3 साइड है, 1 2 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ जी ठीक है। ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ जी मैम ठीक बात है। ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स, 1 2 3, ये भी ठीक बात है। तो बचा क्या ऑप्शन? 4। त्रिभुज के 3 विकर्ण होते हैं, ट्राइंगल हैज 3 डायगोनल, नहीं है इसमें, तो यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया बेटे? आंसर हो गया। समझ आया? अब अगला देखो, ये चार्ट वाला क्वेश्चन 101% आएगा, क्योंकि
आपके जो सिलेबस में भी है और आना ही आना है। तो इसको आपने सबसे पहले तो पढ़ना आना चाहिए किस तरीके से। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ बेटे और यहाँ पे मंथ्स के नेम दिए हुए हैं। जैसे जनवरी है, जनवरी में टेम्परेचर कितना रहा 12 डिग्री सेल्सियस, फेब में कितना रहा 19 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से सारा टेम्परेचर हर मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। और जिसका जितना दिया हुआ है वो उतना ही टेम्परेचर है। जैसे इन्होंने हमसे पूछा सबसे गर्म महीना कौन सा था, विच इज द हॉटेस्ट मंथ। हॉटेस्ट होता है सबसे गर्म। अगर बेटे आपको इंग्लिश में वहां पे समझना है तो इधर से आप हिंदी का वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे गर्म महीना कौन सा था। अब देखो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है 46, सबसे ज्यादा 46 है। 46 किसका है जून का। तो आंसर भी क्या हो गया बेटे जून। तो टिक कहाँ करेंगे हम जून वाले एरिया में करेंगे, हिंदी वाले पोर्शन में करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे। अगला इन्होंने कहा बेटे दूसरा सबसे ठंडा महीना कौन सा है। देखो सबसे ठंडा तो कौन सा है जैन है, उसके बाद कौन सा है फेब है। तो हमारा आंसर क्या हो गया फरवरी हो गया। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। विच इज द सेकेंड मोस्ट कोल्ड मंथ। देखो सबसे ज्यादा पूछते तो हमारा जैन हो जाता, लेकिन इन्होंने पूछा सेकेंड, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा बेटे फेब वाला। तो इसका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने के तापमान में क्या अंतर है। देखो अब देखो सबसे ठंडा तो कौन सा है जैन यानी कि 12, और सबसे गर्म कौन सा था बच्चे जून था। तो दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछते हैं तो तभी माइनस करना होता है। तो 6 में से 2 गया बेटे 4 में से 1 गया कितना बचा 3। तो क्या आंसर आ गया हमारा 34। देखो पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट होता है बच्चे सबसे ठंडा एंड हॉटेस्ट होता है सबसे गर्म। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। डिफरेंस की बात आते ही क्या होगा माइनस होगा। तो हमारा आंसर हो गया 34 डिग्री सेल्सियस। समझ आया बेटा वेरी गुड। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो निम्नलिखित शब्द समूह किस आधार पर समान है। इनको मतलब एक समूह दिया हुआ है शब्दों का हमें, और हमें बताना है कि किस आधार पर सेम है। ऑन व्हाट बेसिस द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स इज सिमिलर। मार्च में अगस्त अक्टूबर, इन्होंने हमें ये मंथ्स, हमें पता है कि ये क्या वर्ष के नाम तो नहीं है मंथ्स के नेम है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटे मंथ्स। हिंदी में महीनों को मास भी कहते हैं, इस बात का ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है बेटा। दोनों चीज पता होनी चाहिए आपको। अगला है बच्चे उस शब्द का चयन करें जिससे अंतिम शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला शब्द दूसरे से। इन्होंने क्या कहा कि जैसे इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इससे अगला जो शब्द आएगा उनका भी आपस में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पे हमें, मधुमक्खी कहाँ रहती है छत्ता में, छत्ते में मिलती हैं, देखे भी होंगे आपने मधुमक्खियों के छत्ते। तो कुत्ता कहाँ पे रहता है, तो इंग्लिश में और पढ़ लेते एक बार। सिलेक्ट द वर्ड टू विच द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकेंड वे। इन्होंने भी वही बात की है बेटे। बी है वो कहाँ रहती है हाइव में रहती है। डॉग कहाँ रहेगा केनल में रहेगा। कहाँ रहेगा हिंदी में इसका आंसर है कुत्ता घर, और इसमें केनल, ठीक है बेटे। इसको अच्छे से आपको जितना वोकैब होगा उसके अकॉर्डिंग कर पाओगे। वोकैब यानी कि आपके पास कितने शब्दों की जानकारी है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चा। अब अगले पे चलो। देखो इस तरीके की सीरीज आपको वहां पे मिलेगी ही मिलेगी। फाइंड द नेक्स्ट नंबर कंप्लीट द सीरीज। हमें इसका नेक्स्ट नंबर बताना। कुछ नंबर दिए गए हैं, पहले हमें इनमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। आपकी मेरे ख्याल से 4th और 3rd में भी इस तरीके के क्वेश्चन थे। अगली संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे हम देख रहे हैं। 3 में 4 ऐड किया तो 7 बन गया, फिर से 4 ऐड किया 7 में तो 11 बन गया। 4 ऐड किया, हमें पता चल रहा है 4 ऐड हो रहा है, तो क्यों ना मैं 19 में भी 4 ऐड कर दूं। क्या बनेगा बेटे 19 में अगर मैं 4 ऐड करूंगी तो जल्दी से बताओ 23। तो आंसर क्या हो गया हमारा बेटा 23। अब अगला है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। फिर से एक और सीरीज का क्वेश्चन। जिस तरीके से पैटर्न दिया हुआ लगभग पेपर हमारा ऐसा ही आने वाला है। तो बेटे देखो ये कैसे करेंगे। हमने देखा इसमें 3 ऐड किया, ठीक है। 4 में कितना ऐड किया 5 ऐड किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको ऐसे ना पता चले तो माइनस करके भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या ऐड किया बेटे 7 किया। उसके बाद क्या किया हुआ है देखो, इन्होंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 7 ऐड किया। तो अगले में क्या ऐड होगा बताओ, क्या ऐड होगा जल्दी से बताओ। 9 ऐड हो जाएगा।
क्या ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा। एक सीरीज बनी हुई है, ये कौन से नंबर हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 9 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आंसर हमारा 34। तो 34 हमारा आंसर हो गया। सिलेक्ट द ओड वन आउट। ओड वन आउट में क्या होता है बेटे, आपको ना ये कहीं 3 में से 3 एक जैसे लगेंगे और एक अलग मिलेगा। जैसे देखो, पेन लिखने की चीज है, पेंसिल भी लिखने की चीज है, मार्कर से भी लिखते हैं, लेकिन बुक के तो ऊपर लिखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। और यही बच्चे हमारा आंसर हो गया। अगला है सिलेक्ट द ओड वन आउट। देखो ओड वन आउट और सीरीज में से 2-2 क्वेश्चन हो गए, तो इनकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। साइकिल, स्कूटर, बाइक। अब देखो साइकिल के भी कितने पहिए होते हैं, 2 होते हैं, और स्कूटर के भी कितने होते हैं, 2, बाइक के भी 2, लेकिन कार के कितने होते हैं, 4। तो आंसर क्या हुआ बेटे हमारा, कार। इसमें भी इसी तरीके से आंसर क्या हुआ बेटे, कार हुआ। समझ आया, गुड। अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर इसको क्लियर करेंगे। कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। इनको करने का सबसे अच्छा तरीका है फिगर को कंप्लीट कर लो और फिर जिस जैसा लग रहा उसको बता दो। सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। हम इसको पूरा ही कर लेते हैं। पहले एक ऐसे, फिर ऐसे, और फिर क्या है, ऐसे बॉक्स बना हुआ। तो ऐसी आकृति कौन सी लग रही है, ये तो बिल्कुल नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही। क्या बचा, देखो बिल्कुल मैच कर रही है हमारी ये वाली, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कहा बेटे, भारत की करेंसी। ये भी बेटा वोकैब बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चंस की मुझे लगता है आपको एक वीडियो देनी पड़ेगी ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। भारत की करेंसी क्या है, रुपया। भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। अमेरिका में डॉलर चलता है। तो बांग्लादेश में क्या चलता है बच्चे, वहां पे चलता है टका। ये हमें याद होना चाहिए, ये वोकैब बेस है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला देखो, अगले में भी क्या करना है, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो बेटे, हमने नोट किया ऐसे इस तरीके से कितनी तिलियां हैं, 2 तिलियां आई हुई है। ऐसे ही इसमें भी कितनी आएंगी, 1 और 2। कितनी आएंगी, 1 और 2। 2 किस में है, इसी ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिनो। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन 1 2 3 4। और एक ये पूरा, इसको मत भूल जाना, एक ये पूरा भी तो एक वर्ग है। तो कितनी हो गई टोटल बेटे, 5 कहाँ पे लिखा है, ये रहा। तो यहाँ पे भी ये रहा। काउंट करना आना चाहिए आपको, 1 2 3 4, और ये पूरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपका अब 40 मार्क्स का पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। उसमें क्या क्या था, 10 की रीजनिंग थी और 10 का मैथ्स था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है पेपर। देखो बेटे, पैसेज आपका आएगा 10 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 हिंदी है आपकी, और 10 मार्क्स का आपका इसमें पैसेज आएगा, और 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बेटे, 2 मार्क्स का है। तो अब देखो, इसमें पहले इसको पढ़ने से पहले आदत डालनी है क्वेश्चन पढ़ने की। समस्त जीव किस पर निर्भर करते हैं, कौन सी वस्तु हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती, निम्न में से कौन संज्ञा शब्द नहीं है, पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा, कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। कोई बात नहीं, पहले आप पढ़ लेते हैं। समस्त जीव पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। देखो पहली ही लाइन में समस्त जीव किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर। हमें पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती। वो तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। विविध प्रकार के फल, फूल, अनाज, दालें, सब्जियां आदि हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। कुछ पौधों से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा भी मिलता है। इसी प्रकार घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी व भोजन पकाने के लिए ईंधन के लिए भी लकड़ी भी पेड़ों से मिलती है। इस प्रकार हम जीवित रहने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा, घर बनाने के लिए लकड़ी सब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो भोजन हमें पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस आदि, उन पशुओं के जीवन का आधार भी वनस्पति ही है। हमें यह मानना ही चाहिए कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। कौन सी वस्तु में पेड़ों से नहीं मिलती, दवाई मिलती है, कागज भी मिलता है, फल भी मिलते, तो बेटे
नमक नहीं मिलता। निम्न में से कौन संज्ञा शब्द नहीं है? देखो बेटे, संज्ञा मतलब होता है नाम, तो पेड़ किसी भी वस्तु का मतलब नाम है, जीव ये भी है, रेशा ये भी किसी भी चीज का नाम है, इमारती लकड़ी यानी कि इमारती किसी लकड़ी की विशेषता है, तो इमारती जो है विशेषण है, संज्ञा नहीं है। पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? हमें भोजन की चिंता नहीं होगी, हमें भूख लगेगी, पशुओं को भोजन मिल जाएगा, हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। लास्ट लाइन में ही इसका आंसर था, देखो ये रहा, पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है बेटा। तो आप लगाएंगे टिक। कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? वट है बेटा, तरु भी है, पादप भी है, और वृक्ष मतलब होता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, सा से शुरू होता है और किसी एनिमल का नाम है। अब देखो बच्चे, अब उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम का करेंगे। मुझे उर्दू नहीं आती है, सॉरी, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी इसको। अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी हमने क्या करना बेटे, पहले अपने क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम क्वेश्चन क्यों पढ़वाते हो? इससे हमें पता चलेगा कि किस लाइन पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना, किस लाइन को हमें अच्छे से पढ़ना है। Why did the jackal, जैकल होता बेटा, जैकल क्या होता है? सियार होता है, गीदड़ होता है। जंप इनटू द टब ऑफ ब्लू डाई। अगला है अकॉर्डिंग टू द जैकल हु हैड सेंट हिम, द जैकल वर हॉलिंग एट द एनिमल फॉरगिव द ब्लू जैकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव। चलो पढ़ते हैं जल्दी से। रीड द स्टोरी केयरफुली, ठीक है, केयरफुली पढ़ना है और आंसर देने हैं इससे रिलेटेड। वंस अ कनिंग जैकल एंटर्ड अ विलेज, एक बार एक कनिंग यानी कि चालाक जैकल एंटर करता है एक विलेज में, विलेज गांव होता है। व्हेन स्टेरी डॉग्स सॉ हिम, स्टेरी डॉग जो घूमते हैं डॉग, वो उसे देखते हैं, दे चेस्ड हिम, उसका पीछा करते हैं। ही रैन फ्राइटेंड एंड जंप्ड इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई के, वो उनको देख के डर जाता है और भागता है और जंप कर जाता है किसमें? एक टब में, जहां पे ब्लू डाई का जो टब था उसमें वो जंप कर देता है। व्हेन ही केम आउट, जब बाहर आता है, हिज कलर वॉज ऑल ब्लू, और वो किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का। एवरी एनिमल वॉज अमेज टू सी ए ब्लू जैकल, हर एक एनिमल अमेज हो जाता है, हैरान हो जाता है ब्लू जैकल को देख के। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग सेंट बाय द गॉड, जो जैकल है वो अपने आप को कहता है कि मैं गॉड ने भेजा हूं और मैं यहाँ का किंग बन गया, अपने आप को डिक्लेयर कर देता कि मैं किंग हूं। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम, सारे के सारे जो छोटे बड़े एनिमल हैं उस पे विश्वास कर लेते, बॉट बिफोर हिम, और उसके आगे झुकते हैं। द ब्लू जैकल वॉज हैप्पी, बड़ा खुश होता है, एंड प्राउड टू बी किंग ऑफ द जंगल, और प्राउड फील करता कि मैं जंगल का किंग बन गया हूँ। वंस द ब्लू जैकल हियर अदर जैकल्स ऑफ द जंगल हॉवलिंग एट द फुल मून स्काई, हॉवलिंग कर रहे होते हैं फुल मून स्काई में। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज ए किंग, जब वो उन दूसरे जैकल को देखता है कि वो सारे के सारे फुल मून स्काई में हॉवलिंग कर रहे होते हैं, तो वो सोचता है, वो भूल जाता है, फॉरगॉट मतलब भूलना, कि वो इस जंगल का राजा। स्टार्टिंग हॉवलिंग टू, वो भी करने लग जाता है हू हा। ही ज्वाइन अदर, उन अदर्स जो जैकल हैं दूसरे नॉर्मल वाले, उनको ज्वाइन कर लेता है। द एनिमल्स रेन आउट टू सी, सारे के सारे एनिमल आते हैं उसको देखते हैं। ही इज नॉट ए किंग, ये कोई राजा नहीं है, बट ऑर्डिनरी जैकल, कोई साधारण जैकल है। दे ऑल शाउटेड एंड अटैक्ड हिम, सारे के सारे चिल्लाते और उस पर अटैक कर देते हैं। ही बेग्ड फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जीवन की भीख मांगता है। द एनिमल फॉरगिव हिम, सारे के सारे एनिमल उसे माफ कर देते, बट ओनली आफ्टर बीटिंग हिम, उसे पिटने के बाद। द जैकल रेन अवे एंड लेफ्ट द जंगल, भाग जाता है, जंगल को छोड़ देता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। Why did the jackal jump into the tub? जल्दी से बताओ। To escape from stray dog, to check the color of the dye, to bath. None of this. आंसर आपको पता है किस लिए? स्टेरी डॉग से बचने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला बेटे, अकॉर्डिंग टू द जैकल हु हैड सेंट हिम, उसने क्या कहा था, मुझे किसने भेजा? गॉड ने, नोबॉडी, डॉग्स, समबॉडी, बताइए जल्दी। गॉड। आंसर देखो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, पहली लाइन में ही मिल गया। स्टेरी डॉग उसको देख रहे थे, उसको घूम रहे थे, इसलिए उसने क्या, वो डर के मारे उसमें ब्लू डाई में उसने जंप किया था, ठीक है। और उसने क्या कहा था, मुझे किसने भेजा? गॉड ने भेजा है, तो यहाँ पे ही आंसर आपको मिल रहे हैं। द जैकल वो हॉवलिंग एट, तो ये भी कहाँ पे कर रहे थे हॉवलिंग? फुल मून स्काई पे कर रहे थे, तो ये हमारा आंसर है। ये भी यहाँ पे देखो, आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा फुल मून स्काई।
अगर आपको समझ में ना आए तो ट्रिक बताती हूँ, वहां पे जिस तरीके के आपको इसमें क्वेश्चन में वर्ड दिख रहे हैं उसी तरीके के आप वहां पे ढूंढना और उसी के अनुसार अपना आंसर फिल करना। द एनिमल फॉरगिव द ब्लू जैकल, कब उसको माफ किया? आफ्टर एट वंस आफ्टर बीटिंग हिम, तो पिटने के बाद ही किया था, तो यही वाला इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं बेटे? जैसे तारीफ होती है, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैं कहूँ आप बहुत अच्छे लड़के हो या अच्छी लड़की हो, तो आपके लिए मैंने अच्छा या अच्छी यूज किया, तो वो क्या हुआ? आपकी तारीफ हुई, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम निशा है, निशा सुंदर लड़की है, तो निशा के बारे में मैंने सुंदर वर्ड यूज किया, तो वो क्या हो गई? इसकी तारीफ हो गई। तो इसी तरीके से फुल, फुल यानी कि भरा हुआ, बिग बड़ा, जैसे भरा हुआ गिलास, तो भरा हुआ क्या हो गया? तारीफ हो गई गिलास की, भरा हुआ है। बिग यानी कि बड़ा गिलास, गिलास का एग्जांपल दे रही हूँ। स्मॉल छोटा गिलास, तो ये भी गिलास की तारीफ है। किंग, किंग हो गया बेटे नाउन संज्ञा, तो किंग इसीलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। समझ आ रहा है? समझ तो आ रहा होगा, बड़ा इजी पेपर है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड। देखो बेटे, इन्होंने कहा एरिया, एरिया होता है यानी कि लैंड के आधार पर भारत का कौन सा नंबर है, तो बेटे 7th है। कौन सा है? 7th नंबर है भारत का, 7वां नंबर है विश्व में। और पॉपुलेशन के आधार पे आपसे पूछें तो अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो पहले नंबर पे तो चीन है जिसकी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत है, ठीक है बेटा, दूसरे नंबर पे भारत है पॉपुलेशन के मामले में। एरिया में 7वां नंबर है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? देखो बेटे, करंटली द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, अभी पहले 29 स्टेट थे। कितने थे? 29। अब क्या किया बेटे? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा के उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, और अब हो गए हैं 28 स्टेट और 8 यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे केंद्र का सीधा शासन होता है। तो यहाँ पे 28 जो है स्टेट्स हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको इससे अगली बार ये भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है यही पूछा जाए, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर वो होते हैं बेटे जिनमें मिक्स करके दूसरा कलर बनाया जा सके। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। ब्लू, रेड एंड येलो, ब्लू रेड एंड येलो, ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर होते हैं। तो आंसर है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी कलर है, तो आंसर कौन सा बचा? पीला। तो अगली बार हो सकता है ब्लू और रेड ऑप्शन में हो, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है। ये 3 दे रखे हो और एक और दे रखा हो, तो आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? ये तो मैंने इतनी बार करवाया हुआ है, सतलुज नदी पे बना है, ठीक है। और ये भी बताएंगे किस राज्य में, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटे? ये भी जल्दी से बताओ। भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन विच? सतलुज। विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। अच्छा बता दूं? चलो बता देती हूँ, हॉकी, ठीक है, गुड, आपको आना चाहिए बेटा। और एक क्वेश्चन का आंसर बताना आप मुझे। भारत में खेल दिवस जो है वो किसके जन्म दिवस, किसका जन्म दिवस है उस दिन, ठीक है। और उसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, वो हॉकी के जादूगर के नाम से भी फेमस हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं नीरज चोपड़ा, ये आपने सबने नाम सुना होगा। ये कौन सा? जेवलिन थ्रो खेलते हैं बेटे, भाला फेंक, ठीक है, याद रखना इसको, अच्छे से याद कर लेना। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे साक्षी मलिक है, मैरी कॉम है, इन सबके, साइना मिर्जा, इन सबके आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, इन सबके आपको कराएंगे अच्छे से। आप भी न्यूज़ अच्छे से देखा करें, इन सबका पता होना चाहिए आपको। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द्रौपदी मुर्मू? ये है बेटा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले कौन था? कौन था जल्दी से बताओ। श्री मनमोहन सिंह, सुश्री प्रतिभा पाटिल, श्री रामनाथ कोविंद, श्री मनीष सिसोदिया। कौन था बेटे? श्री रामनाथ कोविंद, वेरी गुड। जिसको आता था बहुत अच्छी बात है, नहीं आता था तो याद कर लेना। हु इज नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन फेमस है बेटे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको अच्छे से याद कर लेना। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। वहां पे ऐसे टिक मत कर देना बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है। Who hosts the नेशनल फ्लैग्स ऑन इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? प्रधानमंत्री। किसे? प्राइम मिनिस्टर। इसको याद कर लेना। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ बेटे। ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटे ये याद रखने की चीजें हैं, अपना याद रखना। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से, ये आपके देखो बेटे, अब जीके के क्वेश्चन भी 10 थे और कितने मार्क्स के थे? 20 के। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ गया है आपका बुक का पोर्शन। बुक के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। हिंदी के भी 5 होंगे, एसएसटी के भी 5 होंगे, ईवीएस के भी 5 और एक और बच गया क्या? इंग्लिश। इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे टोटल? 40 के। ठीक है। क्वेश्चन 20, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। निम्न में से कौन अंडे नहीं देता? मगरमच्छ, बत्तख, कछुआ, चमगादड़। चमगादड़ नहीं देता बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स? क्रोकोडाइल, डक, टॉर्टोइस, बैट। तो बैट नहीं देता है। ठीक है। बैट बच्चों को जन्म देता है। खेजड़ी पेड़ मुख्यतः पाया जाता है। खेजड़ी ट्री इज मेजरली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ठीक है बेटे, इसको याद कर लेना। ये जहाँ पे पानी की कमी होती है वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर? कौन पानी में घुलनशील नहीं है? देखो बेटे, नमक घुल जाता है, कॉमन सेंस यूज करो, घुल जाता है। चीनी भी घुल जाती है, नींबू का रस भी। कौन नहीं घुलता? तेल नहीं घुलता। किसी को यकीन ना हो तो पानी में तेल डाल के देख लेना, घुल जाए तो मुझे भी बता देना। ठीक है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जैसे ही बिहू आए तो याद कर लो असम की बहू, असम बिहू। याद कराने के लिए बोल रही हूँ, किसी की भावनाएं आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तो बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो बिहू पर्व मनाया जाता है बेटे असम में। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, मेरा मन नहीं कर रहा इसका आंसर बताऊं आपको। विच फिगर इज प्रेजेंट ऑन द नोट ऑफ रेट 500 के रुपीज जो नोट है उस पे कौन सा इनमें से आकृति है, कौन सा चित्र है? आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज निकाल के देखना, फिर भी मैं बता देती हूँ। रेड फोर्ट, लाल किला। आप सारे नोट निकालना, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 का, सारे के सारे निकालना बेटे और सब पे देख लेना किस पे कौन से हैं, क्योंकि अगले पेपर में पता नहीं इनमें से कौन सा पूछ लिया जाए। ठीक है। सारे निकालना और अच्छे से करना। यहाँ पे मैं भी बता सकती हूँ पर मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैं बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, अगर आप नोट देखेंगे तो आपको जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। अब आगे बेटे आपके एसएसटी के क्वेश्चंस। ठीक है। एसएसटी के देखो, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सत्य है? देखो बेटे, अ पेनिसुला इज ए लैंड पार्ट विच इज द सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स। देखो इस तरीके से भारत का नीचे मैप है, इसके तीनों और क्या है? वाटर है। बिल्कुल, तो ये क्या हो गया बेटे? प्रायद्वीप हो गया। भारत एक आइलैंड कंट्री। आइलैंड कंट्री वो होता है बेटे जिसके चारों ओर वाटर हो, जिसके चारों ओर वाटर हो, तो ये आइलैंड कंट्री तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर अगला बेटे, साउदर्न इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। प्रायद्वीप वो होता है जिसके 3 ओर वाटर हो, तो ये बात हमारी ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा नहीं है बेटे, कौन सा है? दूसरा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो कौन सा है? 2nd लार्जेस्ट है। और फर्स्ट कौन है बेटे? चाइना है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर बेटे गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। अब नेक्स्ट में चलते हैं। पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर? वाटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है? इट बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। बिल्कुल ठीक बात है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री पर क्या होता है? जम जाता है। दोनों बात ठीक है। सी वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। समुद्र का जल पीने योग्य होता है। रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर।
वर्षा जल जल का शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप है बेटे। देखो जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट वाटर होता है, ये भी बात ठीक है। केवल एक ही यहाँ पे गलत है कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का जल होता है, पीने योग्य होता है। ये गलत है क्योंकि खारा पानी होता है, हम उसे नहीं पी सकते। ठीक है बच्चा, अब अगले पे चलो। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा संसद का भाग है। लोकसभा एंड राज्यसभा आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य जनता द्वारा नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटे इसमें रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। अगले पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, पीक इन इंडिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखते ही इसका आंसर लगा देंगे माउंट एवरेस्ट। बेटे माउंट एवरेस्ट जो है भारत की नहीं है, ये नेपाल में है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि भारत की। अगर भारत की बात होती है तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अब आपका आ गया हिंदी का पोर्शन। अब देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारी की सारी चोटियों के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। नंदा देवी, माउंट केटू, कंचनजंगा, इन सब के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कंचनजंगा भारत के कौन से राज्य में। मैं हिंट दे देती हूँ, ये स से शुरू होता है। ठीक है, तो और इसका जो सिक्के जैसी इसकी वो है, आकृति है। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, आप मुझे बताएंगे। हिंदी सही मिलान कीजिए। यहाँ पे बेटे इनके दे रखे, इन्होंने सिनोनिम समानार्थी शब्द दे रखे हैं। हाथी को कुंजर भी कहते हैं, वनराज को सिंह भी कहते हैं, शेर। तो मेघ जलज, नहीं बेटे जलज होता है कमल, तो मेघ का यहाँ पे जलज गलत कॉम्बिनेशन किया गया, यही आंसर होगा। वर्षा बरखा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, मुझे कोई काम नहीं करना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हे राम वह चोर था, वह चोर था, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। गांधी जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में हुआ। क्या ये बात ठीक है बेटा? आप सोचो, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी का जन्म गुजरात के कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। तो गलत कौन सा सही नहीं है, ये चीजें जरूर पढ़ना, वहां पे आराम से पेपर करना। कौन सा सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है। पहले आप मेरा आंसर देने से पहले खुद पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश किया करो, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। कौन सा मुहावरा अपने सही अर्थों से नहीं जुड़ा? आसमान के तारे तोड़ना, मतलब बहुत ही मुश्किल काम करना। आसमान में तारे ऐसे नहीं तोड़ सकता कोई, मुश्किल कार्य करना। पसीना बहाना, गर्मी में बैठना। पसीना बहाना होता है बेटे मेहनत करना, तो गर्मी में बैठना ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। 9 2 11 होना, चंपत हो जाना यानी कि भाग जाना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो ये सारे के सारे ठीक हैं। हुदहुद के बारे में बताइए। इसकी पूंछ लाल होती है, बिल्कुल ठीक है। इसके सिर पे कलगी होती है, जो सिपाही बुलबुल उनको बोलते हैं। यह पेड़ पर घोंसला बनाती है, इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ये वाला है, ये पेड़ पर घोंसला बनाती है। बाकी मुझे आपके जो बुक है वो मैंने रीड नहीं की है, तो हो सकता है और भी आंसर हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है, आप मैच कर लेना इसको। ठीक है बच्चा, अगला देखो। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड? लेविस कैरोल। तो इसका आंसर ये है, राइटर याद कर लेना। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपका आएगा। अपोजिट ऑफ द वर्ड होप, होप का अपोजिट क्या होगा? डिस्पेयर। इसका आशा निराशा। ठीक है बेटा, डिस्पेयर होता है निराशा। अगला है, हु वॉज द टीचर ऑफ हेलन केलर? मिसेस सुलिवन। मिसेस सुलिवन जो थी वो हेलन केलर की टीचर थी। सिलेक्ट द पेयर विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखो, लॉयर, लॉयर के होते हैं क्लाइंट, डॉक्टर का होता है पेशेंट, टीचर के होते हैं स्टूडेंट्स। तो किंग का क्वीन ये नहीं होगा, किंग का क्वीन ये वाला आंसर नहीं मैच है अच्छे से, ये इनकरेक्ट है। पिनोकियो वॉज ए पपेट मेड ऑफ वुड।
पिनोकियो एक पपेट थी, वुड की बनी हुई, लकड़ी की। वेनेवर ही यूज टू लाई, जब वो झूठ बोलता था, पपेट जो झूठ बोलती थी, क्या होता था? हिज नोज वुड ग्रो, हिज नोज वुड ब्रेक ऑफ, हिज लेग वुड ब्रेक ऑफ, ही वुड फॉल। तो क्या होता था? उसकी जो नोज थी वो लंबी हो जाती थी जैसे ही वो झूठ बोलता था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, इनफैक्ट काफी आसान है। और यहाँ पे आपको करना अपना रफ कार्य, यानी कि मार्क्स के क्वेश्चन आपको निकालने हैं, वो यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, ये आपको रफ कार्य के लिए मिलेगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए।